चलिए, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। छोटा सा टॉपिक है, तो 1 घंटे में ज़्यादा समय कल करेंगे अपन, फिर नेक्स्ट कैपिटल बाद अदर। ओके, तो बताइए पहले हाउस प्रॉपर्टी में तो पूछ रहे 3 दिन है क्या? पूछा कि तुमने? तुम चाहे तो मैं 9 बजे तक खत्म कर सकता, बट तुमको समझेगा नहीं। तो या तो तुम टाइम को ऑब्जर्व करो या कंटेंट। तुम बोले से 8:30 बजे फ्री करो, पूरा सिलेबस इंडेक्स पढ़ के घर पे भेज। टाइम पास ही होने वाला है। अपन बैग फेंक दे जाएंगे, बोलेंगे 10 मिनट में उठते डायरेक्ट सुबह 7 बजे उठेंगे। क्यों? सही से ज्यादा पढ़ाई वो कर, बाद में देख सीरियसली होते ही तो 1 मिनट आउट नहीं था हमें पढ़ाते समय। इतना घर पे इतना पढ़ाई करता है, नॉट ए सिंगल डाउट। तो इसके पीछे जो बैठता है नॉट ए सिंगल डाउट कौन हो गए। तो मैं दिस सर अप्लाई करने वाला नोबल पुरस्कार, इतना भारी टीचर। हम लोग को एक डाउट नहीं आ रहा, ऊपर पढ़ा है तो खत्म। तो डाउट आते कि ये कभी कभी तो पूछता है, तो डाउट ही नहीं पूछता। बोला मैं ऑलरेडी से घर पे पढ़ के आता हूँ सर, अब चेक करता है मैं पढ़ा तो कि नहीं। डजंट गेट डाउट आया क्या आज तक? ये मेरा सौभाग्य है। इस सर मैंने अप्लाई किया है नोबल टीचर, एक ही इंडिया में एक बार पढ़ा तो खत्म, सामने वाले को पूरा उसके दिमाग में ब्लड में डीएनए में मिक्स हो गया। एनीवेज, तो आइए पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो पहले बताइए मैं कौन सा इनकम फाइल लगाऊं? ये ऐसे कर ले, मेरे को डांस कर ले, गणपति आ रहा है, बोले क्या करने लगे। मैं 2 मिनट के लिए एकदम शॉक हो गया, उसने देखा क्या कर रही। बोला बेटे प्रैक्टिस है गणपति का, पढ़ाई भी हो जाएगी प्रैक्टिस। नहीं लिटरली मैं एकदम ऐसे में पढ़ा रहा था ना, ऐसा क्या, मैं बोला क्या हो गया। मैंने पार्टिसिपेट किया क्या टैलेंट हंट में? अपना ऑलरेडी टैलेंट यहाँ पे बहुत हंट हो रहा है, मिल रहा है, बस हम घूम। हाँ, पार्टिसिपेट नहीं किया, करना चाहिए आपने। क्या कहते दोस्त, टैलेंट हंट, ये कौन सा टैलेंट हंट? इस पे तुम्हारा डांस हमने सुना, तुम्हारा डांस है ना। ओके एनीवेज, तो गाइस फ्रीलांस से हाउस प्रॉपर्टी में आता है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, जैसे मैंने आपको क्लास में कहा, दिल्ली में है, एक आगरा में है, और एक यूएस में है। तो पता है मेरा क्लास नहीं, बताओ कौन सा अपना दिल्ली राष्ट्रपति भवन पता है कि नहीं? आगरा में, और यूएस में व्हाइट हाउस। मैंने लेट आउट किया है कल तुमको, तो प्रोवाइड तुम कल आती हो तो। कल मैं पेपर, तो ये जो प्रॉपर्टी इनकम है रेंटल इनकम, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, ये यहीं पे टैक्सेबल है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी कंप्लीटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीटेड। कैसे पता चलेगा? आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना, तभी उसको कंप्लीटेड। इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी लेट आउट। हाँ, बट एक प्रॉब्लम इसमें आता है, हम बैंक से लोन तो पहले से लेते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि कंप्लीशन के पहले का जो लोन है, उस इंटरेस्ट को एक नाम है, कि पहले प्री प्री कंस्ट्रक्शन होता है ना, प्री, वैसे ही प्री कंस्ट्रक्शन जाते हैं। एग्जाम्पल मेरे को, तो ऐसा
तो ये इंटरेस्ट कितने साल में मिलता है, कुछ याद है? 5 साल। 5 साल आफ्टर इन इक्वल अमाउंट। तो रेंटल इनकम यहाँ पे टैक्सेबल आने के लिए 3 वेरी इंपॉर्टेंट, देयर मस्ट बी प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड, बिल्डिंग, appurtenant thereto, appurtenant thereto मतलब क्या है? ओनली लैंड इज नॉट अ प्रॉपर्टी, जो लैंड आपके बिल्डिंग को अटैच्ड है, आपका बंगलो है उसमें जो लैंड अटैच्ड है उसको हम लेट आउट करते हैं, तो हम कहाँ पे आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी मीन्स परमानेंट स्ट्रक्चर। लैंड इज अ नेचुरल एसेट एंड वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट लैंड। तो लैंड अगर लेट आउट करते तो अगर एग्री पर्पज हो तो एग्री इनकम होगा, अदरवाइज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन एससीसी क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए इंक्लूडिंग डीम ओनर। पढ़ाता हूँ। तीसरा, आपने वो घर आपके बिजनेस में यूज नहीं करना, टेनेंट कोई भी पर्पज के लिए यूज कर सकते, कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर योर ओन बिजनेस है ना। तो ये 3 कंडीशंस है, क्या है? 3। पहला क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा, आप उसके ओनर होना चाहिए। आपने आपके बिजनेस के लिए यूज नहीं करना चाहिए। टेनेंट का पर्पज इंपॉर्टेंट नहीं है, टेनेंट उस प्रॉपर्टी में क्रिकेट भी खेल सकता, प्रॉब्लम है, फुटबॉल भी खेल सकता है ना। आपने लेट आउट कर दिया, आपने लिए वो इनकम यहाँ पे आए। ना सबसे पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अपन निकालते हैं, TAV। व्हाट इज एनुअल वैल्यू? अर्निंग कैपेसिटी, है ना। तो अर्निंग कैपेसिटी प्रॉपर्टी का देखा जाएगा। वो कैसे देखा जाता है? एक जो रेंट आपको मिला है तो अपन कंपेयर करते हैं RER, अपन रिवीजन मोड में, तो वी कंपेयर व्हाट इज RER, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी विथ एक्चुअल रेंट। जो हायर है अपन उस पर टैक्स देते हैं, ये मैंने बता दिया। ओनर होना चाहिए, बताओ। मैंने आपको प्रॉपर्टी लेट आउट किया, मैं ओनर हूँ, मेरे को जो रेंट मिलेगा वो HP में आएगा। सेकेंड, आपने उस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, आपने उस प्रॉपर्टी को सबलेट किया, तो आपने जो सबलेट किया उसके लिए क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या आपके लिए सबलेटिंग क्या है? आप ओनर होगा, सबलेटिंग का इनकम आपके लिए कहाँ पे आएगा? अदर सोर्स। नाउ डीम ओनर के 5 अति इंपॉर्टेंट केस से बहुत अच्छा पढ़ना है। ये थ्योरी के लिए आता है, न्यूमेरिकल आता है, बट आता जरूर है। और उसमें से पहला ही मैक्सिमम एग्जाम में आता है, और इसका कनेक्शन क्लबिंग से। डीम ओनर का मतलब, पहले केस में मैंने आपको ऐश्वर्या राय सलमान खान का एग्जाम्पल दिखाया कि अपन ने प्रॉपर्टी स्पाउस या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया, तो अभिषेक बच्चन ने घर गिफ्ट दिया है या तो ऐश्वर्या राय को या आराध्या बच्चन को, उन्होंने लेट आउट किया है, तो जो रेंट उनको मिलेगा, तो डीम ओनर किसको माना जाएगा? अभिषेक बच्चन को माना जाएगा। तो इस टैक्स इन द हैंड्स ऑफ अभिषेक बच्चन। उल्टा भी हो सकता है, ऐश्वर्या राय ने अभिषेक को घर गिफ्ट, अभिषेक ने लेट आउट किया है ना, उनके बेस्ट फ्रेंड को, सलमान खान को, तो वो जो रेंट मिलेगा या विवेक ओबराय को, जो भी है, तो उसको जो रेंट मिलेगा किसके इनकम में ऐड होगा? ऐश्वर्या के इनकम में ऐड होगा। बट ये ऐड कब होगा? इफ इट इज फॉर विदाउट कंसिडरेशन, मतलब आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो बस ऐश्वर्या ने अभिषेक को घर पैसा लेके बेच दिया, प्रॉपर ट्रांजैक्शन, तो फिर ऐश्वर्या के हाथ में वो कैपिटल गेन होगा, फिर तो उसका ओनर तो अभिषेक बनेगा। तो ये डीम ओनर का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा? विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो होगा। अच्छा, चाइल्ड कौन सा नहीं होना चाहिए? माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड डॉटर अगर है तो वो क्लबिंग में कवर्ड है, सेक्शन 64, बट अल्टीमेटली उसका इनकम भी फादर के इनकम में आता है। मैंने आपको अब भी क्लबिंग अपन ने पढ़ा, मैंने फर्क कहा था, कुछ फर्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस प्रॉपर्टी एंड क्लबिंग एज पर एज दिस प्रोविजन इज कंसर्न? यहाँ पे क्या बोला है? अगर माइनर सन है तो जो रेंट मिलेगा वो डायरेक्टली फादर का माना जाता है या मदर का, जिन्होंने उसको दिया। एंड अगर क्लबिंग का प्रोविजन है, पहले उनके हाथ में इनकम निकाला जाता है, जो फाइनल इनकम क्या होता है? क्लब होता है। फाइनल इनकम में वो क्या होता है? के हाथ में। ओके, और ये प्रोविजन अप्लाई कब होगा?
कौन सा प्रॉपर्टी दिया है? तो हाउस प्रॉपर्टी। अगर हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के कोई और एसेट दिया है तो क्लबिंग में जाना है। हस्बैंड ने वाइफ को 1 करोड़ रुपए बिजनेस के लिए दिया, क्लबिंग ऑफ बिजनेस इनकम अपने न्यूमेरिकल रिसेंटली सॉल्व किया है। तो अदर देन घर है, कहाँ पे जाना है? क्लबिंग। घर है तो यहाँ पे है, ठीक है। और इसमें और एक कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, जिस दिन घर का गिफ्ट दिया, जिस दिन रेंट आ रहा है, दोनों समय वो HW होना जरूरी, होमवर्क नहीं, हस्बैंड वाइफ होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? हस्बैंड वाइफ होना जरूरी है। अगर बीच में फरहान अख्तर हो गया तो डिवोर्स हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, आमिर खान हो गया, सैफ अली खान हो गया, है ना, डिवोर्स हो गया उनका, फिर उसके बाद वो क्लबिंग, मतलब उसके बाद क्लबिंग नहीं होगा, फिर उसका क्लबिंग में डिस्कशन। सेकंड है होल्डर ऑफ इम्पार्शियल स्टेट, मतलब आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, एंजॉयड बाय ऑल द फैमिली मेंबर बट ऑन पेपर यू आर द ओनर, तो डिवाइड नहीं कर सकते। तो इवन दो इट इज एंजॉयड बाय एवरीवन, तभी रेंटल इनकम आएगा, उसका टैक्स आपको ही भरना पड़ेगा। यू कैनॉट से कि सर दिस इज एंजॉयड बाय एवरीवन, नो, ऑन पेपर यू आर द ओनर, इट कैनॉट बी डिवाइडेड। मैंने क्लास में एग्जाम्पल मंदिर का दिया था, जो राजे महाराज हैं उनको 3 भाइयों को 3 महल दे दिए, मंदिर कैसे डिवाइड करेंगे? भगवान का घर है वो, किसी एक के नाम पे माना। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के आप मेंबर हो एंड आपको फ्लैट अलॉट किया है मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपको उन्होंने चाबी दे दी, बोले तुम हमारे मेंबर हो, आज से फ्लैट तुम्हारा, फ्री में दिया है, तुमने उसको लेट आउट कर दिया, उस प्रॉपर्टी के तुम डी ओनर माने। पहले 2 केसेस में जो ओनर है उसको माना गया, बट आने वाले 2 केसेस में जिसको बेनिफिट मिल रहा है उसको डी ओनर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मेंबर को फ्लैट अलॉट किया है, मेंबर ने फ्लैट को लेट आउट कर दिया है, तो रेंट मेंबर को मिल रहा है कि नहीं, उसको डी ओनर माना गया। ट्राई टू, पहले केस में वैसे अभिषेक ने घर गिफ्ट किया ऐश्वर्या को, डी ओनर ऐश्वर्या को नहीं माना, इवन दो रेंट इज रिसीव्ड बाय ऐश्वर्या। तो पहले केस में रेंट किसी और को मिल रहा है और ओनर कोई और है, लेकिन थर्ड केस में तो रेंट मिल रहा है वही ओनर है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम, और ये अपने को कैपिटल गेन में भी लगने वाला है। मैं अभी बता देता हूँ, सोसाइटी ने जो मेंबर को एसेट दिया है उसको ट्रांसफर माना गया, तो अपन जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे उसमें तो प्रोविजन रिपीट होने वाली है ना? क्योंकि रेंट अगर तुम्हारे हाथ में टैक्स वाले मतलब इनडायरेक्टली ओनरशिप ट्रांसफर हुआ है, तो कैपिटल गेन में टैक्स को देना। नेक्स्ट इज पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज पार्ट परफॉर्मेंस? मैंने आपको मेरा घर बेचा है 80 लाख रुपीज, यही मैंने एग्जाम्पल क्लास, आपने मेरे को अभी 60 लाख रुपया दिए, लाख रुपए देना बाकी है, मतलब अभी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, बट मैंने आपको चाबी दे दी। लॉजिकल है, जो 80 में से 60 लाख देता है वो 20 लाख तो देगा, एंड नहीं दिया तो घर मेरे नाम पे है। मैंने आपको घर का पोजीशन दे दिया, आपने लेट आउट कर दिया, तो आप उसके टीम ओनर माने जाओ, क्योंकि आप उसके टीम ओनर माने जाओगे, एंड मेरे हाथ में वो ट्रांसफर, ये दोनों जो एग्जाम्पल है, ट्रांसफर ऑफ एसेट टू मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेंट अगर सामने वाले के इनकम में ऐड हो रहा है तो वो क्या माना जाता है? मेरे लिए क्या माना जाता है? वो ट्रांसफर माना जाता है। क्या माना जाता है? ट्रांसफर माना जाता है। लीजिंग अ बिल्डिंग फॉर मोर देन 12 ईयर्स। ओके, अभी देखो क्या है, अभी ऊपर अपन ने पढ़ा था कि अगर मैंने आपको फ्लैट लेट आउट किया है और आपने उसको सबलेट किया है, तो आपके लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब ये अलग केस है, मैंने आपको मेरा फ्लैट लीज पे दिया है एटलीस्ट फॉर 12 ईयर्स, इस फॉर एग्रीमेंट में लिखा है, साल के 12 एग्रीमेंट नहीं, 12 साल के लिए दिया है, आपने डे 1 को उसको लेट आउट कर दिया, तो आप उसके डी में सबलेटिंग का विषय नहीं आएगा। सबलेटिंग का विषय कब होगा? लेस देन 12 है, तो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पर मैंने आपको देते समय मोर देन 12 ईयर्स दिया, आप डे 1 से क्या बन रहे हो? डीम ओनर, का इनकम कहाँ पे जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। तो अगर अब इन पांचों केसेस को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, पहले 2 केस में प्रॉपर्टी के नाम पे उसको, एंड आखिरी के 3 केस में जो रेंट मिल रहा है उसको डीम ओनर, तो उसके हाथ में टैक्सेबल है, समझा?
5 में से पहले 2 में क्या है? जो ओनर है उसका इनकम माना गया है। आखिरी 3 केसेस में जो बंदा रेंट एंजॉय कर रहा है वो डीम ओनर माना गया है। तो ये थ्योरी क्या आता है बट इंपॉर्टेंट है तो समझ में। नाउ अभी को ओनर्स का एकदम सिंपल है। को ओनर मतलब दोनों ने मिलकर एक घर लिया है, थोड़ा पैसा आपका है थोड़ा पैसा मेरा है। अब इसके दो यूज हो सकते हैं, या तो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा या तो लेट आउट। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है तो अपन ने पढ़ा था हर एक ओनर को 2-2 लाख का बेनिफिट अलग अलग। बताओ एचपी में कितना मिलता है एसओ प्रॉपर्टी के लिए? 2 लाख। ये प्रॉपर्टी टेकन लोन इज टेकन आफ्टर 1499 एंड उससे पहले तो 30,000। तो अगर आप दोनों ने मिलके अगर कर लिया है तो का अकाउंट से पैसा गया है तो दोनों 2 लाख का बेनिफिट। एंड अगर लेट आउट है तो एक ही प्रॉपर्टी माना जाएगा। लेट आउट में कोई इंटरेस्ट का लिमिट, जो फाइनल इनकम आएगा वो आपके शेयर में डिवाइड होगा एंड आपके आईटीआर में क्या होगा? ओनर का प्रॉपर्टी एसओ है तो 2 प्रॉपर्टी माना जाएगा, दोनों लाख का बेनिफिट मिलेगा। एंड एसओ प्रॉपर्टी में अदर देन इंटरेस्ट कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। एंड लेट आउट है तो 2 मानेंगे, 1 मानेंगे। पूरा वर्किंग करना है लाइक अ नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन। जो फाइनल आंसर आएगा उसको दोनों के रेशियो में क्या करना है? डिवाइड करके उनके आईटीआर में ऐड कर देना। ये भी आने के चांसेस। अभी मैंने कहा था अगर मैंने ओनली लैंड लेट आउट किया है, ओनली लैंड, तो कम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। लैंड इज नॉट ए हाउस प्रॉपर्टी। कैन यू कंस्ट्रक्ट लैंड? तो नेचुरल एसेट है। नाउ एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया है रेंट फ्री अकोमोडेशन, एम्प्लॉयर आपसे रेंट ले रहा है तो वो बिजनेस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम बस ये बिजनेस इंटरेस्ट में से दिया है। एम्प्लॉयर जो घर देता है वो एम्प्लॉय को देता है, आपको मेरे को देता है क्या? पुणे में इनकम टैक्स कॉलोनी है, वहाँ पे सभी लोग कौन से हैं? इनकम टैक्स के। आप और मैं रेंट देने को भी रेडी है तो भी अपने को मिलेगा क्या घर? ये आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर तीसरा, अगर हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया के बाहर लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो फिर वो रेसिडेंट स्टेटस के बेसिस पे है ना। अगर तुम ROR हो, इंडियन प्लस फॉरेन, टैक्सेबल। अगर तुम RNOR हो, NR हो तो फिर फॉरेन इनकम टैक्सेबल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंपोजिट रेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कंपोजिट मतलब जहाँ पे मेरे को घर का रेंट भी आ रहा है प्लस आई एम गेटिंग रेंट फॉर द एमिनिटी सर्विसेज या फिर एसेट्स। तो अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आई एम गेटिंग रेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लस सर्विसेज। जैसे मैंने आपको घर लेट आउट किया है उसके साथ आपको बहुत सारी सर्विसेज भी है, क्लब हाउस है में, गार्डन है, स्विमिंग पूल है, जाकुजी है, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट उसमें। तो जाकुजी नहीं पता आपको? तो गूगल कर लेना। ओके नाउ तो अभी इसका रेंट कहाँ पे टैक्सेबल होगा? तो इसका जो रेंट है एमिनिटीज का रेंट वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। एंड घर का रेंट कहाँ पे टैक्सेबल होगा? कम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने क्लास में आपको पूछा था, ने कहा था इसका फर्क क्या पड़ता है सर? एचपी बोलो या इनकम फ्रॉम, तो हमारे जेब से तो टैक्स जाने वाला है। आप इस साथ से मारो इस साथ से, गाल तो मेरा ही है। तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क मैंने कहा था वापस बता रहा हूँ। व्हेन यू टेक इनकम अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आप ज्यादा एक्सपेंस हाउस प्रॉपर्टी में यू कैन क्लेम ओनली म्यूचुअल टैक्स सेकंड 30% ऑफ एनी इंटरेस्ट। बट व्हेन यू टेक इट टू अदर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आप वहाँ पे उसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते। तो आपके एमिनिटीज है स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते। तो अगर आपको टैक्स बचाना है लीगली, इज बेटर टू शो सेपरेटली ऑन द ये एमिनिटीज का रेंट है और ये घर के लिए एग्रीमेंट पे 2 रेंट अलग अलग दिखाने पड़ते, कंबाइन दिखाए तो फिर नहीं होता। ठीक है। अब बात करते हैं एसेट्स की। 2 तरह के घर हो सकते हैं, एक फर्निश्ड एंड अनफर्निश्ड। बताओ फर्निश्ड का रेंट ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा? फर्निश्ड रेंट में 2 पार्ट होंगे, घर का रेंट है और एक एसेट्स का रेंट बराबर है। तो उसमें 2 पार्ट है। अगर वो सेपरेटली लेट आउट हो सकता है, मतलब मैंने आपको ऑप्शन दिया है, चाहे तो एसेट्स ले लो या मत लो, फर्नीचर वगैरह है, चाहे तो लो या मत लो, ऑप्शनल है। फिर फर्नीचर का रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स,
कंकरेंट हाउस प्रॉपर्टी। अदर सोर्स में जाने का फायदा है कि मैंने बता दिया, आप वहाँ पे ज़्यादा खर्चे क्लेम कर सकते। लेकिन कुछ केस में कहा था इज नॉट पॉसिबल लेट आउट विदाउट लेटिंग आउट द फ्यूचर। एग्जाम्पल मैंने कहा था JW मेरिट होटल, वहाँ पे जब आप रूम में रहने जाते हो, वहाँ पे जो एसेट्स आपको लेने पड़ते कि रेंट पे, दे कैन नॉट लेट आउट दैट रूम विदाउट लेटिंग आउट द एसेट्स। इन दैट केस के इनकम HP से हट जाता है। एंड फिर अगर आपका वो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है तो PG आएगा, एंड कभी कभार होने वाला एक्टिविटी है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आप जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से पढ़ के रखना है, सब में आता है। बोलो JW मेरिट का जो रेंट आता है वो कहाँ पे जाता है? बोलो वो उनका साइड इनकम है या बिजनेस इनकम है? कम फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट। तो HP में नहीं आएगा इवन दो दे हैव लेट आउट प्रॉपर्टी। एंड सपोज आपका फार्म हाउस है, कितना का फार्म हाउस है, उसने कभी कभार किसी को रेंट पे दिया है रहने के लिए, साल में 2-3 बार। रेगुलर एक्टिविटी फ्रॉम अदर सोर्स। अगर रिकरेंस है तो PG। रिकरेंस नहीं है, कभी कभार होता है, इनकम फ्रॉम। कैसे हम डिसाइड करते हैं? प्रैक्टिकली लुकिंग एट द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ अभी अपन आते हैं GAV पे। बोलो फटाफट, एसओ प्रॉपर्टी बोलो फटाफट, कितने घर का GAV नील होता है? मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज, 2 से अगर ज्यादा है सबको क्या मानना है? डीम टू बी लेट आउट। अच्छा, जब भी प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट होती है तो GAV निकालने के लिए स्टेप 1 अप्लाई होता है। क्या है स्टेप 1? RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे आता है? पॉइंट नंबर A वैल्यू, पॉइंट नंबर B फेयर रेंट। इसमें ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा, मस्ट बी स्टैंडर्ड रेंट, मस्ट बी। इसमें कौन सा सीक्वेंस चेंज नहीं करना है? हाँ प्लीज, तो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट उसमें से हायर लो को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट इज लोअर, ये होगा RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो बोलो व्हेन स्टेप 1 इज योर GAV, व्हेन प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू बी लेट आउट। क्योंकि अरे एक्चुअल रेंट तो आने वाला है नहीं ना, रेंट का स्टेप 2 के लिए रेंट चाहिए कि नहीं? लॉजिक लगाओ, डीम टू बी लेट आउट, एज्यूम टू बी लेट आउट, तो कुछ हुआ नहीं बट एज्यूम टू बी। तो स्टेप 2 आप लिखा तो भी रेंट कहाँ से लाओ? मिस्टेक होने का सवाल नहीं। तो अगर मोर देन 2 एसओ प्रॉपर्टीज है क्या मानेंगे? डीम टू बी लेट आउट। एंड स्टेप 1 का जो आंसर है RER, वो नोशनल इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा अभी बता दिया। ये है अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। नाउ इसका भी GAV नील होता है, बट व्हाट इज अनऑक्यूपाइड? वैकेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट में जॉब भी कवर्ड है, बिजनेस भी कवर्ड। जैसे आपका घर जयपुर में है, आप पुणे जॉब करने के लिए आए हो, एंड वो घर अगर बंद है, उसको इनकम आ रहा है, तो उसका भी GAV आप नील ले सकते हैं। तो इन ऑल दो प्रॉपर्टी में कॉम्बिनेशन है, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड चलेगा, दोनों अनऑक्यूपाइड चलेगा, वन सेल्फ ऑक्यूपाइड वन ऑक्यूपाइड भी चलेगा, बट दो से ज्यादा कोई भी कॉम्बिनेशन में बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड दो से ज्यादा जितने भी घर है, आइदर अनऑक्यूपाइड हो या सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, डीम टू बी लेट आउट। हाउ टू कैलकुलेट GAV? स्टेप 1 इज योर GAV। टोटल दोनों मिला के कितना मिलेगा? 2, बाकी सब टैक्सेबल है। ओके है, डीम टू लेटर मैंने बता दिया। अच्छा नेक्स्ट, प्रॉपर्टी एज ए स्टॉक इन ट्रेड। ये प्रोविजन है जिनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, जैसे आपने लिए 2 प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? तो इवन फॉर बिल्डर्स प्रोविजन, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आपने 100 फ्लैट का स्कीम बनाया है, फ्लैट 100 फ्लैट, वो भी तो प्रॉपर्टी है। तो गवर्नमेंट ने आपको एक बेचने का समय दिया है, उस समय में अगर आप नहीं बेचते हो, वो समय खत्म होने के बाद फिर डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा एंड नोशनल टैक्स ना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज दैट समय? कितना समय कुछ याद है? कितना है? 2 साल कहाँ से काउंट करना है वो इंपॉर्टेंट है, जरा पढ़ के देखना। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद 2 साल नहीं, वो साल खत्म होने के बाद 2 साल। हाँ, तो सपोज कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है 12 अप्रैल 2023, 12 अप्रैल 2023,
ये साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 24। 31 मार्च 24 में 2 साल ऐड करो, 31 मार्च 26। तो 31 मार्च 26 को 100 में से जितनी आपकी प्रॉपर्टी अनसोल्ड है, आगे उसको मैं क्या मानूंगा? डीम टू बी लेट आउट मानूंगा, और उतने पे आपको टैक्स ना। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, केवी। केवी दो पार्ट में डिवाइड किया है। स्टेप 1 इज व्हाट? RER। RER में ए क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। बी का पोजीशन कृपया चेंज मत कीजिए, नहीं तो आपके मार्क्स के पोजीशन चेंज हो जाएंगे। दोनों में से क्या लेना है? लोअर। आई थिंक वेरी हो गया आपका RER, एकदम सिंपल। दिस इज फॉर डीम टू बी लेट आउट। स्टेप 2 क्या करते हैं अपन? ARR। अभी इसका फॉर्मूला अगर नॉर्मल एनुअल रेंट लेस अनरिलाइज्ड रेंट लेस वैकेंसी अलाउंस, फिर एक्चुअल रेंट, है ना? फिर इन दोनों में से जो हायर होगा, ये फॉर्मेट आप सबको। एनुअल रेंट में से पहले अनरेजिडेंट हटाएंगे अपन, वैकेंसी अलाउंस हटाएंगे, फिर आएगा फिर जीएबी हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2। लेकिन एग्जाम में वैकेंसी अलाउंस आता है, से बदल जाता है। और अनराइज वगैरह एकदम सिंपल है, अपन डायरेक्ट वैकेंसी के केसेस एक दो डिस्कस कर। फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिया है। ओके नाउ फॉर्मेट नाउ, जब भी वैकेंसी आता है, बताओ क्या मैंने कहा था क्लास में? जब भी वैकेंसी आता है तो आपको मैंने जो डायग्राम दिया वो फॉलो करना है। क्या देगा डायग्राम? जब भी एग्जाम में वैकेंसी अनाउंस आता है, ये भी निकाल के 3 तरीके। पहला, इफ आपका जो ARR है वो RER से ज्यादा है, ये भी क्या होगा? ARR होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, कुछ डरने की बात नहीं। लेकिन जब ARR इज लेस देन इक्वल टू RER है ना, तो फिर आपको रीजन ढूंढने पड़ते हैं कि लेस देन इक्वल क्यों है। देयर आर टू पॉसिबल रीजन। एक रीजन हो सकता है ड्यू टू वैकेंसी अलाउंस की वजह से ये ARR कम हुआ, वैकेंसी माइनस किया है, ये ARR क्या हुआ है? कम हुआ है। हो सकता है एनी अदर देन, तो वैकेंसी की वजह से कम नहीं है, किसी और रीजन से कम है। तो अगर ये ARR लेस देन इक्वल टू है ड्यू टू वैकेंसी, क्या होगा? RR कम वाला वैल्यू होगा, यस। बट अगर रीजन अदर देन है तो क्या होगा? इक्वल टू RE। पर चेक कर, बस इतने, बाकी इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं, बस डायग्राम आपको याद में रखना। क्या डायग्राम है? आपका जो ARR आ रहा है वो RER से ज्यादा है, ये क्या होगा? ARR कम है तो रीजन फाइंड आउट करो। अगर वैकेंसी की वजह से कम है, कम वाला आंसर इज जी होगा, विच इज ARR। एंड अदर देन वैकेंसी है तो हाँ, यस। देखो एक क्वेश्चन है, ये देखो म्यूनसिपल वैल्यू दिया है 200, फेयर रेट 300, स्टैंडर्ड रेट 300, एक्चुअल रेंट पर एनम तो दिया है, एंड वैकेंसी इन मंथ्स दिया है 1 मंथ। चलो पहले बताओ, इन डेटा जब अपन अप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? अरे यार इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अभी मेरे को चाहिए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, 600 साल का है, कितने महीने का नहीं मिला? 1 महीने का नहीं मिला है।
तो साल का अगर 600 है तो मंथली 50 रुपये आ गया, या नहीं आया? 600 में से मैं तो अगर मेरे को ये इन टर्म्स ऑफ रुपीज ढूंढना है, ये 50 होगा, तो रिसिप्ट कितना होगा? 550 होगा। सेकेंड केस में 900 रुपया साल का है, तो इंटू अगर मैं 3/12 करूंगा तो मेरा नुकसान हो गया। कितना था? 900 इंटू 3/12 25 मिलेगा कितना फिर? 675। लाइक दिस मेरे को क्या मिलेगा? फुल रेंट रिसिप्ट मिल जाएगा। तो एनुअल एंड में से मेरे को क्या करना पड़ेगा? वैकेंसी का अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। आई विल गेट एक्चुअल रेंट रिसिप्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अभी मैंने सोल्यूशन दिया है आपको। अच्छा पहले बताओ आर क्या होगा फटाफट, बाकी के बाद में देख फोकस बोलो फटाफट। 200 और 300 विच एवर इज हायर? 300 और 300 विच एवर इज लोअर? नेक्स्ट 300 और 600 विच एवर इज हायर? 600 और 180 विच एवर इज लोअर? 180। नेक्स्ट 400 और 750 विच एवर इज हायर? 750 and 280 which is lower? 280। आई होप ये स्टेप 1 मैंने आपको रेडीमेड निकाल के दिया है। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम? चलो अभी मैंने लिखा है यहाँ पे एक्चुअल एंड रिसीव्ड, समझा कैसे है? बताओ। एनुअल एंड माइनस, ये स्टेप फॉलो करके मेरे को मिला। मैंने आपको एक दो करके भी दिखाया कि नहीं? कि नहीं दिखाया है ना? जैसे मैंने 50 माइनस आ गया 5, ऐसा मैंने। बताओ ये अमाउंट कैसे निकाला वैकेंसी का? पहले मैंने मंथली रेंट निकाला तो वैकेंसी पीरियड से मल्टीप्लाई। 3 महीने घर मेरा खाली था, साल का रेंट 900 है, पहले मैंने डिवाइड बाय 12 करके मंथली निकाला, तो बाद में मल्टीप्लाई बाय 3 किया। ये सबको समझा आपको? कंफर्म? यहाँ पे कितना आएगा वैकेंसी? 300 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 12 इंटू 2 आएगा 200। तो क्या हो गया आपका एक्टिव? क्या हो गया? ठीक है, ये आंसर सबको समझ में आ गया? मैंने एनुअल एंड में से क्या किया? वैकेंसी का अमाउंट माइनस किया, फिर ये आंसर अपन ने यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर दिया। यहाँ तक ऑल गुड? अभी मैं डायग्राम फॉलो करूँगा। अभी कितना है ए आर आर? 550। आर आर कितना है? कौन सा सिचुएशन क्या हो रहा है? ए आर आर इज ग्रेटर देन आर ई आर। व्हाट इज द आंसर डायरेक्टली? ए आर आर होगा। यहाँ पे आंसर देखो 750 लिख। सेकेंड केस में भी देखो 625 ज़्यादा है कि नहीं? 25 हो गया। पहले दो केसेस की एकदम सिंपल वाले थे, जहाँ पे ए आर आर इज ग्रेटर देन आर ई आर, तो वही आंसर होगा, कोई डाउट इसमें? नाउ कंपेयर थर्ड केस, यहाँ पे ए आर आर इस कम है, तो 50 280 से कम है, तो विल फाइंड आउट द रीजन। देयर आर टू पॉसिबल रीजन। इज इट ड्यू टू वैकेंसी? करेंगे। कैसे चेक करना है? वैकेंसी को ऐड बैक करना है। तो वैकेंसी नहीं होता तो क्या है देखना है। वैकेंसी कितना है अपना? तीसरे केस में 50। अगर 50 को मैं 250 में ऐड करता हूँ कितना होगा? मतलब अगर यहाँ पे वैकेंसी नहीं होता तो ये 300 होता, तक 300। मतलब इस लेस ओनली टू वैकेंसी। टाइमिंग जो 250 कम आ रहा है उसका रीजन क्या बोलो? वैकेंसी नहीं होता तो 300 होता, एंड 300 280 से ज्यादा होता। डू यू एग्री कि दिस इज लेस ओनली एंड ओनली टू वैकेंसी? फिर आपका जीएबी कौन सा होगा? कौन सा होगा? कम वाला जीएबी हम मान्य करें। क्या आंसर है? कम वाला जीएबी मान्य करें। मैंने 250 में 50 ऐड किया, 300। 300 इज हायर देन 280, मतलब ये जो 250 कम है इट इज ओनली ड्यू टू वैकेंसी। व्हेन इज लेस ओनली ड्यू टू वैकेंसी, वही लिया जाए। आगे आगे देखो 220 से कम है,
अगर मैं वैकेंसी ऐड करूँगा, वैकेंसी ऐड करूँ 240 हो रहा है, तो अगर वैकेंसी नहीं होता तो ये 240 होता। बोलो इज 240 ग्रेटर देन 225? कैन वी कंक्लूड ये जो 220 कम है तो वैकेंसी है ना? तो आंसर क्या? 220 हो। नेक्स्ट नेक्स्ट में ARR 180 आ रहा है, ARR इज लेस। ARR लेस है तो अपन दो रीजन चेक, वैकेंसी से कम है और रीजन कम है। बोलो अभी हम क्या करेंगे, 180 में वैकेंसी कितना है देखो, मैंने वर्किंग करके दिया 36 है ना। ये मैं 180 में 36 ऐड करता हूँ तो आता है 216। तो 216 जो है, बोलो अभी मतलब वैकेंसी ऐड करने के बाद भी 216 से कम है, ये वैकेंसी से कम और रीजन से कम है, और रीजन से कम है तो RER यहाँ पे आंसर क्या होगा 250। सबको लास्ट केस आप कर सकते हो, क्वेश्चन पर ये तो क्या ध्यान में रखना है, बोलो बाकी सब इजी है, बस जब वैकेंसी आता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो ये डायग्राम फॉलो, पहले स्टेप क्या करेंगे आप, आंसर दो। पहला स्टेप अगर ARR RR से ज़्यादा है वो कॉपी करना है। दूसरा स्टेप अगर ARR कम है, ARR में हम क्या करेंगे, वैकेंसी ऐड बैक करेंगे। उसके बाद अगर ARR ज़्यादा हो रहा है फिर वही ARR आंसर होगा, लेकिन वो ऐड करने के बाद भी ARR कम है तो फिर आंसर क्या होगा। और इसका लॉजिक मैंने मेन लिखा है, जिसको देखना देख। अभी रिवीजन में इतना मेरे को समझ नहीं कि मैं हर एक लॉजिक वापस रिबिल्ड कर। नेक्स्ट जीके में जो आपने आता है वो पार्टली, बोलो पार्टली में दो तरह के क्लासिफिकेशन याद आ रहा है क्या, एरिया वाइज और एक टाइम वाइज। एरिया वाइज का मतलब होता है टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड दोनों एक साथ रह रहे। एग्जाम्पल अपन ने लिया था 60% लेट आउट, 40% सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे एरिया वाइज बाइफर्केशन है, जो 40% सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो पूरे साल होता है, यस, उसका GAV मिल लिया जाएगा। जो 60% लेट आउट है उसका GAV निकाला जाएगा, बट GAV निकालते समय स्टेप 1 में चेंजेस करने पड़ते हैं, अगर आपको याद है तो। प्रिंसिपल वैल्यू फेयर रेट स्टैंडर्ड अपन प्रोपोर्शनेट करके ले, क्योंकि एक ही घर है, एक घर का 60% एरिया लेट आउट है, तो लॉजिकली बताओ रेंट भी 60% का आएगा। जब रेंट 60% का आएगा तो अपन का अर्निंग कैपेसिटी भी 60% का लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। स्टेप 1 को चेंज कर, स्टेप 1 को चेंज, तो म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट सब क्या करना है 60% में क्या करना है कन्वर्ट कर। ओके, अच्छा फिर जब एरिया वाइज होगा ना म्यूनिसिपल टैक्स भी डिवाइड होगा, ऐसे का तो मिलेगा नहीं, लेट आउट का 60% मिलेगा, इंटरेस्ट भी क्या होगा स्प्लिट। तो एरिया वाइज में स्टार्ट टू एंड सब कुछ स्प्लिट, स्टार्ट टू एंड क्या करना है सब कुछ स्प्लिट करना है, सब कुछ 60% मिलेगा। मतलब ये एग्जाम्पल 60 था इसलिए, तब में 45-50 को भी होगा रेशियो। अच्छा टाइम वाइज में क्या होता है बताओ, टाइम वाइज में कुछ मंथ लेट आउट कुछ मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों एक साथ नहीं रहते, या तो टेनेंट या तो लैंडलॉर्ड। मतलब वहां पे एक घर पूरे साल सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं हुआ है तो वो लेट आउट ही माना जाता है। नॉर्मल वर्किंग करना है, बस रेंट लेते समय स्टेप 2 में ARR कितने मंथ्स का, 10 मंथ्स लेट आउट हो तो 10 मंथ्स, 9 मंथ लेट आउट है तो बाकी स्टेप 1 पूरा एज, स्टेप 1 पूरा क्या होगा। तो इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, दोनों में कहाँ पे नील जीवी का बेनिफिट मिलेगा, तो कहाँ पे मिलेगा, एरिया वाइज में मिलेगा, टाइम वाइज में नील जीवी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा GAV से में क्या माइनस होता है बोलो, GAV से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होता है,
म्यूनिसिपल टैक्स नाम है, आपको एग्जाम में क्या लर्न करना है, एनी टैक्सेस लेविड ऑन योर प्रॉपर्टी, वाटर टैक्स, फायर टैक्स। तो म्यूनिसिपल टैक्स हेडिंग है, एग्जाम में ओनली म्यूनिसिपल टैक्स लेते हैं, गड़बड़ ना हो जाए। म्यूनिसिपल टैक्स में क्या क्या लेना है, सब कुछ लेना है, मतलब जो भी टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी ऑन योर बिल्डिंग, सभी टैक्स को माइनस कर। सेकंड थिंग, इसका डिडक्शन पेड बेसिस में मिलेगा, दैट टू इफ इट इज पेड बाय लैंडलॉर्ड, पेड बाय, अगर टेनेंट ने पे किया तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, एंड कभी कभी ये देने में लेट हो जाता है तो उस पर लगता है इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड फाइन, तभी आपको डिडक्शन देगा। तो ये तो जीएवी टैक्स रहता है, और उसमें क्या मिलता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये किसके लिए मिलता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके बाकी के जो भी खर्चे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके बाकी जो भी खर्चे, उससे रिलेटेड आपको ये बेनिफिट से रिलेटेड आपको क्या मिलेंगे बेनिफिट। वो तो ये डायरेक्टली 30% क्लेम, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग खर्चे देंगे, एनुअल रेंट, ग्राउंड रेंट, इंश्योरेंस, वो सब भूल जाना है, रिपेयर्स, ये 30% में सब कुछ क्या है कवर्ड है। तो जीएवी से हमें तीन ही चीजें अपन माइनस करेंगे, पहला म्यूनिसिपल टैक्स, 30% ऑफ एन का इंटरेस्ट ऑन लोन, इतना ही अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे, अपना आंसर का, अपना आंसर, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, ये पार्ट थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट सेशन कल फ्रेश माइंड से करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ आज अपन कंप्लीट करेंगे एचपी का लास्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ओके, नाउ सबसे पहले एकदम सिंपल चीज ध्यान में रखना है कि जो प्रॉपर्टी लेट आउट है, लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट, पार्टली लेट आउट, वहां पे इंटरेस्ट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी आपका आंसर आएगा वो आप पूरा क्लेम कर सकते हैं। तो आपके माइंड में जो भी सो कॉल्ड कंफ्यूजन है, इट इज ओनली ड्यू टू एसओ प्रॉपर्टी। कौन सा है, एसओ। तो देखो, तो ये है लेट आउट प्रॉपर्टी जो आपको अच्छे से लर्न करना है। तो बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूँ 5 प्रकार के लोन। पहला लोन जो होता है वो होता है घर आप खरीदने के लिए ले सकते हैं, जिसमें पहला है प्री कंस्ट्रक्शन एंड दूसरा है पोस्ट कंस्ट्रक्शन, बराबर है। एंड नेक्स्ट है रिपेयर, रिन्यूअल एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो गाइस टोटल एग्जाम में 5 इंटरेस्ट के सब टाइप्स आ सकते हैं। सो प्री हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, रिन्यूअल हो सकता है एंड रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। सो फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी क्या है, क्या रूल है, एकदम सिंपल, बोलो। तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आपने जितना इंटरेस्ट पे किया उतना आपको मिलेगा। तो जो भी मेजॉरिटी कंफ्यूजन है, इट इज रिगार्डिंग एसओ प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेशन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, एसओ प्रॉपर्टी के लिए क्या है, अगर लोन लिया है बिफोर 1499, बोलो मैक्सिमम कितना मिलेगा, वेरी सिंपल, 30,000 और इंटरेस्ट पेड विच इज लेस। इस इंटरेस्ट में सभी इंटरेस्ट इंक्लूड है। एंड अगर ऑन और आफ्टर लिया 1499, ऑन और आफ्टर, तो एग्जैक्टली 1499 के बाद भी है तो भी कितना मिलता है, 2 लाख। और उसमें कंडीशन है, क्या है, जिस साल आपने लोन लिया वो साल खत्म होने के बाद कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट होना चाहिए, एंड आपने जो इंटरेस्ट पे किया है, जिस बैंक से आपने लोन लिया उनसे सर्टिफिकेट लेके आना है कि इस साल आपने इतना इंटरेस्ट पे किया है। तो ये 2 कंडीशंस अगर फुलफिल होता है तो 2 लाख मिलेगा। इन दोनों में से एक भी नहीं होता है तो 30,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा, 30,000 का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये है डेट ऑफ बोरिंग, 16 मई 2019, बताओ, मतलब इज दिस लोन टेकन आफ्टर 1499, यस। बताओ यहां से 5 साल खत्म कब होंगे,
बोलो 5th ईयर कैसे काउंट करना है, यहाँ पे लिखा है, आपके नोट्स में भी लिखा है, वही डायग्राम है। 5 साल कहाँ से काउंट करना है ये यहाँ पे लिखा है। यू टेल मी डेट, डोंट टेल मी प्रोविजन, टेल मी डेट। बताओ, ये है डेटा बोरिंग, यहाँ से 5 साल बताओ। यस, टेल मी 5 years। बोलो जल्दी, जरा लिंक ग्रुप में भेज देना प्लीज, ग्रुप पे लिंक भेज देना बस। हाँ, कब होगा 5 साल? हाँ, तो 5 साल निकालने के लिए पहले ये खत्म होना चाहिए 31 मार्च 20, यहां से 5 साल है ना। तो अगर कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है कंप्लीट, तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है तो 2 लाख मिलेगा, इसके बाद हुआ है तो 30,000 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 30,000। तो ये आपको 5 साल निकालना आना बहुत जरूरी है। इज दिस क्लियर? जस्ट एक मिनट, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। समझा आपको? तो ये ऐसे 2 लाख का कैलकुलेशन अपने को करना है, ठीक है? ओके, नाउ तो ये स्ट्रक्चर तो क्लियर है। नाउ सबसे ये मैंने आपको एक समरी दिया है, सेम ही है। अभी मेन चीज जो कंफ्यूजन है वो है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड उसके कैलकुलेशंस, बराबर है? नाउ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब होता है? अच्छा, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन? मैंने बैंक लोन कंप्लीशन के पहले लिया है और मेरी ईएमआई चालू हो चुका है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जब आप रेडीमेड घर लेते हैं तो इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि घर ऑलरेडी रेडी है। ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होता है जब आपने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक किया है। जैसे ये बिल्डिंग रेडी है तो इसमें जो लोन होगा वो प्री होगा नहीं ना, बिल्डिंग रेडी है, पोस्ट ही होगा। तो प्री कॉन्सेप्ट अप्लाई कब होगा? आपने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक किया है, बिल्डिंग कंप्लीट होने के पहले आपने फ्लैट बुक किया है, तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो बोले ये स्टार्ट कब होगा? द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ बोरिंग विच एवर इज लेटर बोला है। तो एग्जाम में आपको 2 डेट दिए जाएंगे, एक होगा कमेंसमेंट का डेट, एक होगा डेट ऑफ बोरिंग। उसमें से जो बाद में स्टार्ट होगा वो, दोनों में से एक ही था तो फिर एक ही लेना है। एंड एंड कहाँ पे होगा? जिस दिन कंप्लीट हुआ है उसके पहले का 31 मार्च और डेट ऑफ रिमेंट विच एवर इज। तो पहले जो 2 डेट्स है उसमें से लेटर लेना है, बाद में जो 2 डेट्स आते हैं उसमें से अर्लियर। ये होगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये आपका क्या होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फिर मैं वापस थ्योरी पे आता हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीशन का डेट दिया है, रीपेमेंट का डेट दिया है, लोन टेकन का डेट दिया 1/6/14। अभी देखो स्टार्ट कब होता है ये? कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेट ऑफ बोरिंग विच एवर इज लेटर। अब इस क्वेश्चन में जो आपके सामने है उसमें मैंने खाली डेट ऑफ बोरिंग ही दिया है, कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट वही रहेगा 1 जून 14। अच्छा आगे क्या करना है? जिस दिन कंप्लीट हुआ उसके पहले का 31 मार्च। तो इसके पहले का 31 मार्च कब आएगा? और ये डेट ऑफ रीपेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो लॉजिकली अर्ली डेट कौन सा होगा? 31 मार्च 17। समझा आपको? तो ये है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। सेकेंड केस, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है अपने पास 1 जून 14 टू इसके पहले का 31 मार्च। तो जनवरी 17 के पहले 31 मार्च कब आएगा? 31 मार्च 16। और ये डेट
20 अप्रैल 25, विच एवर इज अर्लियर, इसमें से अर्लियर कौन सा है? 31 मार्च 16, बराबर है क्या? नेक्स्ट तीसरा 1 जून 17 से इसके पहले का 31 मार्च। हाँ ये 19 है, लेकिन प्रोविजन को चैलेंज नहीं करना है, उसके पहले जाना है। सो 31 मार्च 18 और ये डेट 10 दिसंबर 17, विच एवर इज अर्लियर, 10 दिसंबर 17, बराबर है। तो ये यहाँ तक भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन में इशू आता है। अभी एक स्पेशल केस है जो अपन ने क्लास में डिस्कस किया था। मैंने आपको कहा था कि अगर डेट ऑफ बोरोइंग एंड कंप्लीशन अगर एक ही फाइनेंशियल ईयर में आते हैं तो वहाँ पे प्री पीरियड अप्लाई नहीं होगा। आप पीरियड कैलकुलेट करोगे तो उल्टा आता है, अपन ने किया था। मतलब ये पीरियड स्टार्ट होगा पहले, एंड होगा मतलब उसके पहले एंड होगा। सो इसमें बाय डिफॉल्ट मिस्टेक हो ही जाता है। तो यहाँ पे लोन मैंने 23-24 में लिया है और कंप्लीशन भी 23-24 में लिया है, तो यहाँ पे प्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। कब? जब दोनों एक ही साल हुआ है। मतलब एक ही साल में मैंने जिस साल लोन लिया उसी साल हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक ओके है। नाउ तो इसमें कौन सा पीरियड होगा? इसमें होगा पोस्ट पीरियड। ओके, तो फर्क क्या पड़ता है सर? अरे प्री को हम 5 से डिवाइड करते हैं, पोस्ट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट पीरियड कहाँ से होगा? लॉजिकली अपने लोन कब लिया है और अपने रीपे कब लिया, तो इतना होगा आपका पोस्ट पीरियड। तो 1 अप्रैल से 28 फरवरी 24, मतलब लगभग 11 महीने का आप क्या करोगे, इंटरेस्ट अपने दिया है, क्योंकि रीपेमेंट भी उसी साल हो चुका है। तो 11 महीने का इंटरेस्ट आएगा जो पोस्ट पीरियड होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो आई थिंक यहाँ तक भी काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आता है। तो प्रॉब्लम आता है जब हम रियल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए अभी वापस में आता हूँ। अच्छा, इसका डिडक्शन कितने साल में मिलेगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। अभी मैंने क्लास में इसके बारे में कुछ हिंट दिया था कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का वर्किंग हर बार नहीं करना है। कुछ याद है? इस 5 साल में अपना जो प्रीवियस ईयर है 23 चॉइस होना क्या है, जरूरी है। तो अगर मैं 5, देखो मैंने यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे चाहिए 23 चॉइस। मतलब ये टेबल क्या है? ये अपने क्लास में सॉल्व किया टेबल है। बोलो बोलो, ये यस नो क्या है? ये नो क्या है बताओ? बस देखते कितने लोगों को समझाए। ये अगर समझ में आ गया, एग्जाम में कुछ भी रॉन्ग नहीं आएगा। अपन 5 साल कहां से काउंट करते हैं? ये जो 5 साल है, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उस साल से 5 साल। तो कंस्ट्रक्शन अगर 19-20 में कंप्लीट हुआ है तो ये यहां से 5 साल है। कंस्ट्रक्शन 23-24 में हुआ है तो यहां से 5 साल। कंस्ट्रक्शन 16-17 में हुआ है तो यहां से 5 साल। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। तो अपने को बेनिफिट 23-24 में चाहिए, तो ये 5 साल 23-24 में आना जरूरी है। तो यहाँ पे 5 साल ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ये 5 साल ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? खत्म। बराबर है? तो फिर कब करना है प्री कंस्ट्रक्शन पूरे बताओ? मैंने क्लास में लिख के दिया है 18-19। अगर कंप्लीशन 18-19 है उसके बाद हुआ है 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, वो भी नहीं 19-20। तो एग्जाम में आपको क्या ध्यान रखना है कि कंप्लीशन आपका कब होना चाहिए? इसके बाद, क्योंकि यहां से ही 5 साल में 23-24 आएगा। देखो ना, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24। स्टूडेंट करते क्या है, धड़ाधड़ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं एंड 5 साल खत्म हो चुके हैं, फिर भी वो प्री का आंसर एग्जाम में लिख के आते हैं। तो ये आपको सबसे पहले एग्जाम में चेक करना है। तो जब भी आप प्री कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फॉर December 24 एग्जाम, कंप्लीशन कौन सी ईयर के बाद है तो वर्किंग करना है, 1920 है उसके बाद, उसके पहले है तो नोट लिखना है कि पीरियड ऑफ 5 इयर्स इज ऑलरेडी ओवर, प्री का रिडक्शन नहीं मिलेगा।
पोस्ट का मिल सकता है, पोस्ट का रिडक्शन मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? कंफर्म? ओके। नेक्स्ट, अभी जरा ध्यान सुनिए, आपको समझ में देखो। मैंने लोन लिया है 1920 में, कंप्लीशन हुआ है 2021 में, एंड लोन का जो रीपेमेंट है वो हुआ है 22-23 में। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। तो बताओ, जिस साल लोन लिया एंड जिस साल कंप्लीट किया, ये पीरियड 5 साल के अंदर है क्या? जिस साल मैंने लोन लिया है, अरे है कि नहीं? क्या नहीं है? है ना? तो 5 साल में हुआ तो 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मैं पूरा डिस्कशन एसओ के लिए कर रहा हूँ, लेट आउट के लिए कैलकुलेशन तो करना ही है, पर उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पूरा मिलेगा। तो कंप्लीशन 5 साल में हुआ है। अच्छा, प्री का इंटरेस्ट कितने साल मिलता है? 5 साल मिलता है ना? 5 साल कहां से बताओ ना, यहाँ पे 3 में से कौन सी ईयर से 5 साल? कंप्लीशन से 5 साल। तो पहला साल क्या होगा प्री का, बताओ? 20-21 होगा, 21-22 होगा, 22-23, 23-24 और 24-25। तो ये 5 साल मेरे को प्री का डिडक्शन मिलेगा। क्या था कोई प्रॉब्लम? नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोस्ट। पोस्ट का मतलब प्री के बाद, है ना? तो पोस्ट मतलब करंट ईयर, सिंपल 23-24 का। बोलो अभी, तो ये पोस्ट का यहाँ पे आएगा कि कुछ नहीं आएगा, है ना? क्योंकि अपना पोस्ट कौन सा है? पोस्ट मतलब करंट ईयर इंटरेस्ट, विच इज द करंट ईयर फॉर अस? 23-24। तो बोलो 23-24 का भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रेगुलर इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही बच्चे देखते नहीं है। रीपेमेंट 22-23 में हो चुका है, तो ये यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, एंड 25-26 में ना मेरे को प्री मिलेगा ना मेरे को पोस्ट मिलेगा। तो कैलकुलेशन सीख के कुछ मतलब नहीं है, सिचुएशन देखना पड़ेगा। तो इस साल का ये आंसर है आपका, प्री का मिलेगा पोस्ट का नहीं मिलेगा। अगर आपका एग्जाम में 23-24 का सिचुएशन ये है तो ना प्री मिलेगा ना पोस्ट मिलेगा। ये यहाँ पे बच्चे सोचते नहीं, धड़ाधड़ कैलकुलेट करके लिख डालते हैं। मतलब मैं बोल बोल के थकता हूँ, बट दे डोंट लिसन टू मी, दे डायरेक्टली एग्जाम में करके आते हैं, बाद में पता चलता है गलती हो गई। दिस इज वेरी सिंपल लॉजिक। अरे उस साल इंटरेस्ट देना तो चाहिए ना, बिना ईएमआई दे क्लेम करेंगे क्या? तो इतना सिंपल फंड है। यहाँ पे जो समझ में आता है, अपन एग्जाम में क्यों नहीं अप्लाई करते हैं कि अगर मैं ईएमआई दे ही नहीं रहा हूँ तो काहे का इंटरेस्ट? मेरा रीपेमेंट अगर 23-24 में हुआ, निकिता बताओ 23-24 में किसको पैसा दोगी? नहीं दोगी ना? मेरे को दो, बैंक नहीं लेगी, मैं लूंगा। तो वही तो बोल रहा हूँ, तो रिडक्शन नहीं मिलेगा ना। एंड 25-26 से कौन सा नहीं मिलेगा? हाँ, तो अगर आपका प्रीवियस ईयर एज्यूम करो एग्जाम में ये सिचुएशन है, तो ना प्री का क्लेम करना है ना पोस्ट का। हमारे फाइनल में ऐसा क्वेश्चन आया था, मतलब वो आरटीबी में आया था क्वेश्चन, इसलिए आपको क्वेश्चन दिया। बच्चे धबाधब क्लेम करके आए, वो सोचते नहीं 5 साल धाड़ धाड़ धाड़। अरे सही नहीं देखो तो घाई मत करो। और क्लास में पढ़ा है, मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्टली सरप्राइज क्वेश्चन आ गया है। हर एक चीज आपको बताइए कि घाई मत करो, आराम, इसमें ना बहुत सोच समझ के करना है। तो जब भी आप एग्जाम में 23-24 का क्लेम करोगे ना, पहले चेक करना है 2 क्वेश्चन कि भाई रीपेमेंट हो रहा है ना, कि बिना रीपेमेंट के बेनिफिट मिलेगा क्या? और लोन जाना तो चाहिए इंटरेस्ट के लिए। लोन अगर रीपे हुआ है तो काहे का ईएमआई है, एंड जब ईएमआई तो इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है तुम्हारा? जैसे अभी मैं पूछता हूँ कि बताओ तुम्हारा कार का ईएमआई कितना है, बोलोगे सर कार ही नहीं, ईएमआई काहे का? वही तो सिचुएशन है। और ये बोले मैं पीएनएल में डेबिट करूंगी कार का इंटरेस्ट, अरे कार नहीं है, लोन नहीं है, कहां से? तो ये आप ऐसे चमत्कारिक आंसर मत लिखना। तो ये जो मैंने 5 वैरायटी आपको दिखा ना अलग अलग, यू हैव टू चेक विच इज योर करंट प्रीवियस ईयर। ये अलग अलग सिचुएशन है, ये ईयर पे ध्यान मत दो। अगर 23-24 ये वाला ईयर है तो दोनों क्लेम करो, ये वाला है तो खाली प्री, ये वाला है तो प्री, एंड ये तो कुछ भी क्लेम नहीं करना है। तो ये जब तक नहीं समझेगा, कॉन्सेप्ट समझ के भी आंसर गलत होता है। कैलकुलेशन परफेक्ट आते हैं, बस लास्ट में छोटा सा मिस्टेक खड्डे में गिरता है। कि कौन सा मिस्टेक? कि अपन 23-24 में है, 2 चीजें चेक करो कि 5 साल 23-24 में आ रहा है क्या? आ रहा है।
रीपेमेंट हुआ रहा है क्या पोस्ट के लिए, अगर हुआ है तो लो, नहीं हुआ तो मत लो. इज दिस वेरी सिंपल. अरे समझा कि नहीं आपको? तो प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड, अदरवाइज पूरा कॉन्सेप्ट समझ के इतना मेहनत करके मार्क्स नहीं आएंगे ड्यू टू सिली मिस्टेक्स. तो बताओ 25-26 में क्यों नहीं मिलेगा इंटरेस्ट कोई भी? क्योंकि प्री का 5 साल खत्म हो चुका है एंड पोस्ट तो ऑलरेडी रिपे हो चुका है. चलो तो ये याद रहेगा आपको, ठीक है. ये मैंने समरी दिया है जो आपको पढ़ना है. नाउ दीज आर द वेरी क्रिटिकल नोट्स जो आपको अच्छे से लर्न करना है. इंटरेस्ट इज अलाउड द डिडक्शन ऑन एक्रूअल बेसिस, ये ओनली थियरी पॉइंट है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. प्रैक्टिकली जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उतना ही मिलता है. मतलब आपका इंटरेस्ट एग्जाम में देंगे, इंटरेस्ट ड्यू फॉर द ईयर 86,000, पेड 62,000. ड्यू कितना था? 86. आपने पे 82,000 किया है तो कितना मिलेगा? हाँ 82, जो भी अमाउंट है वो मिलेगा. तो ड्यू बेसिस पे मिलेगा. कौन से बेसिस पे? ड्यू बेसिस पे मिलेगा. ये इंपॉर्टेंट है, ये पता है. अरे एग्जाम में हम अप्लाई करना भूल जाते हैं, मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है. इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल. मतलब मेरा एक ईएमआई बाउंस हो गया, बैंक में बैलेंस नहीं था, तो बैंक ने और इंटरेस्ट लगाया, क्योंकि 15 तारीख का पैसा मैंने 20 तारीख को दिया, तो वो 5 दिन का जो इंटरेस्ट है ना, वो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट नहीं है, वो डिले का इंटरेस्ट है. एंड हाउस प्रॉपर्टी में हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट मिलता है. तो अगर आप ईएमआई देने में डिले होता है तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपने दिया बैंक को ड्यू टू डिले इन पेमेंट ऑफ ईएमआई, वो नहीं मिलेगा. आपने बैंक को कुछ ब्रोकरेज दिया है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस दिए, कोई भी खर्चा किया है लोन लेने के लिए अदर देन इंटरेस्ट, उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन अ फ्रेश लोन टू रीपे ओरिजिनल लोन, मतलब मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था कि पहली शादी तोड़ के तुम दूसरी कर सकते हो, एक साथ 2 करना अलाउड नहीं है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट. तो वही यहाँ पे लिखा है कि आपका पहला लोन चालू है, जैसे मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, हम सर्विस प्रोवाइडर चेंज करते हैं तो आपने आपका बैंकर चेंज किया, क्योंकि आपको दूसरा बैंक सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो आपने बैंक चेंज किया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. अल्टीमेटली हाउसिंग लोन ही है ना, बस इंस्टेड ऑफ पेइंग ईएमआई टू आईसीआईसीआई बैंक, अभी मैं एसबीआई को दे रहा हूँ, फर्क क्या पड़ता है? नेचर ऑफ लोन तो वही है. आपने इंडिया के बाहर से लोन लिया है, कंगाल बैंक ऑफ उज्बेकिस्तान, तो वहां से आपने लोन लिया है, तो उनको ईएमआई देते समय टीडीएस कट करना जरूरी है. टीडीएस कट नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. एंड ये पॉइंट क्या है, आप मेरे को आंसर दोगे. मेरा पुणे में घर है जिसके अगेंस्ट मैंने लोन लिया है, और वो पैसा मैंने मुंबई के घर के लिए यूज किया है. तो आई हैव कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी इन मुंबई, लोन लिया पुणे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, पैसा यूज हुआ है मुंबई प्रॉपर्टी में. तो क्वेश्चन इज डिडक्शन कौन से प्रॉपर्टी के लिए मिलेगा, मुंबई या पुणे? यस, जो घर बनने के लिए आपका पैसा यूज हुआ है उस घर के लिए यूज करना है. तो आपने भले एक घर गिरवी रख के पैसा लिया है, बट अल्टीमेटली यूज कहाँ पे हुआ है? सी वेरी सिंपल, डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन. तो विच हाउस इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड? पुणे का तो ऑलरेडी है, विच इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड? मुंबई. वहां पे मिलेगा आपको. कहाँ पे मिलेगा? मुंबई पे मिलेगा. इज दिस क्लियर? तो ये पॉइंट अगर आपने लर्न किए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, ये चिंटू पिंटू कॉन्सेप्ट है, रिकवरी ऑफ अनराइज रेंट एंड रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट. बोलो क्या फॉर्मूला है? ये जो मिलेगा क्या क्या लर्न करना है? पहला, ये जब रिकवरी होगा तो आपको कितना मिलेगा डिडक्शन? 30% का डिडक्शन मिलेगा. सेकंड, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट. एंड तीसरा, जिस साल ये आपको पैसा मिला है उस साल वो घर आपके पास नहीं भी रहेगा तो भी क्या है, वो टैक्सेबल है. मतलब जिस घर का ये अनराइज था, जिस घर का ये एरियर्स था, वो घर मैंने बेच दिया है, मेरे पास अभी वो घर नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है. हेड विल नेवर चेंज, वो हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा. ओनरशिप अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ठीक है, बाकी ये ओके ओके पॉइंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया है. तो एनी डाउट इन इंटरेस्ट पार्ट है ना? तो अगर आपको चेक करना है मतलब कैसे प्री कंस्ट्रक्शन को अप्रोच कैसे करना है, तो पहले सबसे पहले स्टेप 1 आपको चेक करना है. क्या बोलो? मैं बात कर रहा हूं प्री के लिए, कंप्लीशन कब होना चाहिए एटलीस्ट?
1920 और ऑनवर्ड होना चाहिए, बराबर है ना। 1920, 2021, 21, 22, 22, 23 एंड 23, 24। तो अगर कंप्लीशन 19-20 के बाद है या 19-20 तो ही प्री का वर्किंग करना है, उसके पहले तो प्री का वर्किंग नहीं करना है, बराबर है। स्टेप 2, ऐड पोस्ट इंटरेस्ट, लेकिन वो ऐड कब होगा? इफ ईएमआई पेड इन 23-24, अगर लोन ऑलरेडी रिपे हो चुका है तो वापिस ईएमआई दोगे क्या बैंक को? लो ना, ऐसे ही लो ईएमआई, मेरे को इंटरेस्ट का डिडक्शन चाहिए, बैंक लेगी का एक्स्ट्रा ईएमआई? हाँ, तो ये धड़ाधड़ कैलकुलेशन नहीं करना है, तो पोस्ट का इंटरेस्ट आप कब क्लेम करोगे? जब 23-24 में पे हुआ है तो ही, फिर इसका अपन टोटल लेंगे इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट आ रहा है, फिर इसको मैं स्प्लिट करूंगा। लेट आउट है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितना उतना पूरा मिलेगा। लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट, पार्टली लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। अगर देखूंगा बिफोर 1499 है या फिर ऑन और आफ्टर 14, तो बोलो बिफोर है तो मैक्स कितना मिलेगा, एंड आफ्टर है तो मैक्स 2 लाख प्लस एक कंडीशन है क्या? कंप्लीशन 5 साल में होना चाहिए, 5 साल में नहीं हुआ तो वापस कितना होगा? हाँ, तो ये मैक्स 2 लाख भी हो सकता है या 30,000 भी हो सकता है। तो अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए ना तो क्वेश्चन गलत होने कोई स्कोप ही नहीं है, बस ये स्टेप्स फॉलो करना है। तो पहले एग्जाम में चेक करना है कि कंप्लीशन 1920 के बाद हुआ है क्या, हुआ है तो ही प्री कंस्ट्रक्शन को हाथ लगाना है, फिर पीरियड निकालना है, उसका इंटरेस्ट निकालना है, वो एकदम सिंपल है। फिर पोस्ट का इंटरेस्ट ऐड करना है, पोस्ट का इंटरेस्ट हम ऐड कब करेंगे? कब? ऐसे ही नहीं, ईएमआई 23-24 में अगर लोन पहले रिपे हो चुका है तो नहीं होंगे, इस साल रिपे हुआ है तो फिर लेंगे अपन, तो वो इंटरेस्ट ऐड करेंगे, फिर दोनों का टोटल लेंगे। लेट आउट के लिए जो आएंगे वो आंसर लिख डालेंगे। एसओ के लिए दो पार्ट, लोन 19 के पहले लिया तो 30,000, 19 के बाद लिया तो 2 लाख, बट उसमें और एक कंडीशन चेक करूंगा मैं, क्या 5 साल में कंप्लीशन होना जरूरी है, नहीं हुआ तो वापिस 30,000 खत्म। और ये जो इंटरेस्ट है जो भी, इन सभी इंटरेस्ट में कितने इंटरेस्ट इंक्लूड है? 5, प्री, पोस्ट, रिपेयर, रिन्यूअल एंड रिकंस्ट्रक्शन, सब इंटरेस्ट मिला के या तो 2 लाख मिलेगा या तो 30,000 मिलेगा। तो जब भी आपका एग्जाम में आंसर 2 लाख या 30 से ज्यादा आएगा एसओ प्रॉपर्टी के लिए, कंफर्म आपका आंसर गलत है, मैक्सिमम 2 लाख ही क्लेम करना है। अमाउंट ज्यादा आ सकता है, अपन लिखते समय मैक्स कितना लिखेंगे, या तो 2 लाख या तो 30,000, क्योंकि इंटरेस्ट तो कितने भी आ सकता है ना, वो अपने हाथ में नहीं है, डिपेंड्स ऑन आपने लोन कितना लिया है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वी कैन कंट्रोल द डिडक्शन पार्ट। तो ये अगर अपने स्टेप्स याद रखे तो मिस्टेक होने का स्कोप ही नहीं है ना। बट अपन ये 2 स्टेप्स भूल जाते हैं, स्पेशली ये वाले जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये अपन चेक नहीं करते, अपन डायरेक्ट धाड़ 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 कैलकुलेशन स्टार्ट कर डालते हैं, वहां पे इशू है। तो ये स्टेप्स आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ताकि कोई एग्जाम में कंफ्यूजन, यही स्टेप एग्जाम में ध्यान में रखना है, उसको फॉलो करना है, 1 बाय 1 पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क नहीं जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक खत्म होता है, अभी बस स्टार्ट करेंगे पीजीबीपी।